जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 नई जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 6 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा। जानकारियां देने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब दोस्तों, कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, पूर्व सैनिकों की सेना की क्वालिफाइंग सर्विस जुड़ेगी दूसरी जॉब में वेतन, पेंशन या फिर पदोन्नति के लाभ के लिए। जी हां दोस्तों, कई पूर्व सैनिक रिटायर हो चुके हैं, वो कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सिविल में कर रहे हो, चाहे वो बैंक में कर रहे हो। अब दोस्तों, जहां वो दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, वहां पर सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की सेना की सर्विस को नहीं जोड़ा जाता। अब दोस्तों, इसी पर एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। क्या पता आगे अगर आप कोर्ट केस करें तो यह फायदा आपको मिल जाए। यानी जो आपकी सेना की सर्विस है, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो या फिर नेवी की हो, वो सर्विस आपकी दूसरी जॉब में जुड़ जाएगी और आपको पेंशन में या फिर सैलरी में या फिर पदोन्नति में लाभ मिल जाएगा। क्या है पूरी जानकारी, आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सेना के पूर्व सैनिक को मिलेगी प्रो राटा पेंशन। एएफटी का फैसला, अगर आपके 9 साल 8 महीने और 26 दिन है, तब भी आपको पेंशन मिलेगी। जैसा आपको पता है, आपकी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 15 साल की सर्विस पेंशन पाने के लिए। पहले सिविल में यह रूल था कि 10 साल की मिनिमम सर्विस हो। अब दोस्तों, 15 साल मिनिमम सर्विस चाहिए पेंशन पाने के लिए। लेकिन अगर 15 साल से कम आपकी सर्विस है, 10 साल से कम भी सर्विस है, तब भी आपको प्रो राटा पेंशन दी जा सकती है। मैं सैनिकों की बात कर रहा हूं, पूर्व सैनिकों की बात कर रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कोर्ट कहता है। ऐसी दोस्तों एक मामला है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा इससे जुड़ा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है, अगस्त की पेंशन क्रेडिट पेंशनर्स को मिल चुकी है। इसी पर एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा। अब कौन से पेंशनर्स बच गए हैं जिनको अगस्त की पेंशन मिलेगी, और क्या आपको अभी तक अगस्त की पेंशन का एडवांस मैसेज आपको मिला या नहीं मिला, इस पर भी आगे बात करेंगे। यानी अगस्त की पेंशन पर एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8th पे कमीशन का नया लेटर जारी, 24 अगस्त 2026 का मीटिंग का शेड्यूल जारी। 8th पे कमीशन लगातार काम कर रहा है, लगातार मीटिंग कर रहा है, लगातार स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रहा है। अब दोस्तों, इसी पर एक लेटर जारी हुआ है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया सर्कुलर सोशल मीडिया पर, कोमोडोर AK मेहता का, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया सेंट्रल ऑडिट अकाउंट पेंशनर्स एसोसिएशन के। जी हां दोस्तों, एक सर्कुलर आया है। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, आ गया 8 CPC का नया सर्कुलर, और यह सर्कुलर सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। पेंशन रिवीजन। जी हां दोस्तों, इस सर्कुलर में एक बात लिखी है, 2026 से पहले जितने भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी पेंशन को रिवाइज करना 8th CPC में। फिर दोस्तों, एक और लेटर जारी हुआ है, और वो लेटर है बोनस का। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को, मजदूरों को बोनस दिया जाएगा। इस पर भी दोस्तों एक लेटर है, बल्कि एक गजट नोटिफिकेशन है। लागू होने की तारीख तय 21 नवंबर 2025 से फायदा मिलेगा। इसकी भी जानकारी आगे दूंगा, क्या है पूरा सर्कुलर या फिर लेटर। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया भारत सरकार का राजपत्र 25 अगस्त 2026 का, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। जी हां दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक नया लेटर भारत सरकार का राजपत्र जारी हुआ है बोनस से संबंधित। इसकी जानकारी भी आगे दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, बस यही कुछ जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स कर्मचारी हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो सबसे पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूं,
कि आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन पेंशनर्स ने, कर्मचारी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वीडियो आपके फोन पर तुरंत मिलेंगे। जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। आपको सही जानकारी भी मिलेगी, 100% सही जानकारियां मिलेगी, एडवांस जानकारियां आपको मिलेंगी। तो वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियां समझते हैं विस्तार से। पूर्व सैनिकों की सेना की क्वालिफाइंग सर्विस जुड़ेगी दूसरी जॉब में, चाहे वो वेतन हो, पेंशन हो या फिर पदोन्नति हो, सारे लाभ आपको मिलेंगे दूसरी जॉब में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को 2 महीनों में फैसला लेने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, अगर आपको दूसरी सर्विस में सेना की सर्विस को जुड़ाना है, पेंशन में फायदा लेना है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं अभी, अगर आपको सैलरी में फायदा लेना है, या फिर अगर आपको प्रमोशन में फायदा लेना है, तो दोस्तों फिर आप कोर्ट केस करिए। जी हां दोस्तों, कोर्ट केस ही आपको आपके लाभ दिला सकता है, पूरा बेनिफिट दिला सकता है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सैनिक से शिक्षक बने याची की पेंशन, वरिष्ठता और पदोन्नति पर निर्णय लेने का आदेश। जी हां दोस्तों, जो याचिका करता है, जिन्होंने अपील डाली है, उसके पक्ष में फैसला होगा। अब दोस्तों देखिए मामला कहां पहुंचा। यह खबर है प्रयागराज की, इलाहाबाद की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को सेना से सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक बने याची की दोनों सेवाओं को जोड़कर वेतन, पेंशन, वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ देने की मांग पर 2 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है। जी हां दोस्तों, यानी कि जो ये डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग का, इसको कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 2 महीने के भीतर फैसला लीजिए। पेंशन, वेतन या फिर प्रमोशन, जितने भी लाभ हैं वो मिलेंगे पूर्व सैनिक को या फिर सैनिक को। अब दोस्तों 2 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया है डिपार्टमेंट के लिए। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने जौनपुर के इंद्रसेन सिंह की याचिका निस्तारित करते हुए दी है। याचिका के मुताबिक भारतीय वायु सेना में 20 साल 23 दिन की सेवा देने के बाद सहायक अध्यापक बने, यानी पहले ये रिटायर हो गए थे भारतीय वायु सेना से 20 साल 23 दिन सर्विस करके, उसके बाद दोस्तों ये एक सहायक अध्यापक बने शिक्षा विभाग में। याचिका ने अपनी सैन्य सेवा को सिविल सेवा में जोड़कर वेतन, पेंशन, वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ देने की मांग की थी। जो ये सैनिक थे, पूर्व सैनिक थे, इन्होंने मांग करी थी कि मेरी इस सर्विस में सेना की सर्विस को जोड़ा जाए, पेंशन के लिए, सैलरी के लिए या फिर प्रमोशन के लिए। याचिका के मुताबिक उन्होंने 8 अक्टूबर 1987 को भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर सेवा शुरू करी और 31 अक्टूबर 2007 तक सेवा में रहे। इसके बाद चयन प्रक्रिया के माध्यम से 16 अगस्त 2014 को सहायक अध्यापक वो नियुक्त हुए थे और वर्तमान में अभी सेवा में है। जी हां दोस्तों, यानी कि एक पूर्व सैनिक हैं जो किसी दूसरे जॉब में अभी भी काम कर रहे हैं। तो सेना की सर्विस को इनकी दूसरी सर्विस में जोड़ा जाए, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और 2 महीने का यहां पे टाइम दिया है विभाग को कि ये कार्रवाई करें। तो दोस्तों अगर आपका भी मामला इससे संबंधित है तो सीधा आप कोर्ट चले जाइए। जी हां दोस्तों, और कोई फैसला नहीं देगा, कोर्ट ही फैसला देगा आपके हक में। अगर आप सेना की सर्विस को जुड़वाना चाहते हैं किसी दूसरे विभाग की सर्विस में, तब आपको फायदा मिल जाएगा। ऐसे दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था पूर्व सैनिक या फिर जवान के हक में। तो अगर आपको भी फायदा लेना है तो यू मस्ट गो ऑन टू द कोर्ट, कोर्ट में चले जाइए अगर आपको फायदा लेना है तो। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सेना के पूर्व सैनिक को मिलेगी प्रो राटा पेंशन, एएफटी का फैसला। 9 साल 8 महीने और 26 दिन की सर्विस पर मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, साइड में दोस्तों आप ये एएफटी का जजमेंट देख रहे हैं। इसमें भी दोस्तों एक सैनिक की, पूर्व सैनिक की सिर्फ 9 साल 8 महीने और 26 दिन सर्विस थी। पेंशन देने से साफ मना कर दिया पीसीडीए ने, रिकॉर्ड ने, सीजीडीए ने या फिर सरकार ने। तब दोस्तों ये कोर्ट केस गए। अब मामला क्या था यहां पर समझिए। इस कानूनी दस्तावेज में वायु सेना के एक पूर्व कर्मी को
प्रो राटा पेंशन देने का फैसला सुनाया है। आदेश को रद्द करना, अदालत ने पुराने विवादित आदेश को खारिज कर दिया और आवेदक की याचिका को स्वीकार कर लिया। यानी जो इन्होंने याचिका डाली थी वो एक्सेप्टेबल है, उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। अब सेवा की अवधि कितनी थी? वायुसेना से डिस्चार्ज होने के समय आवेदक ने 9 साल 8 महीने 26 दिन की योग्यता सेवा पूरी कर ली थी। जैसा मैंने आपको बताया 15 साल से कम सर्विस थी, बल्कि 15 साल क्या 10 साल से भी कम सर्विस थी, सिर्फ 9 साल 8 महीने की सर्विस। कमी की माफी, प्रो राटा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा जरूरी होती है। जी हां दोस्तों, अगर प्रो राटा पेंशन चाहिए तो उसकी भी मिनिमम सर्विस निर्धारित है सरकार के द्वारा और वो है 10 साल की। तो इनकी 10 साल से थोड़ी कम सर्विस थी, 9 साल की, इसलिए अदालत ने इस कमी को माफ करने का आदेश दिया है। यानी कि जो शॉर्टफॉल इनकी सर्विस थी उसको कोर्ट ने माफ कर दिया और फैसला सुनाया कि इनको प्रो राटा पेंशन दी जा सकती है ताकि उन्हें 10 साल की सेवा के आधार पर पेंशन मिल सके। जी हां दोस्तों, ऐसे दोस्तों बहुत से पूर्व सैनिक हैं जिनकी एमएससीपी लेने लायक सर्विस नहीं है, कुछ महीने कम हो रहे हैं या फिर कुछ दिन कम हो रहे हैं। हालांकि अगर वो कोर्ट केस करते हैं तो उनके हक में वो फैसला हो जाता है। यानी जितनी सर्विस चाहिए, जैसे कि 16 साल चाहिए एमएससीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए, जैसे कि 8 साल सर्विस चाहिए नायक की पेंशन लेने के लिए, 24 साल चाहिए नायक सूबेदार की पेंशन लेने के लिए, अगर उतनी सर्विस आपकी है नहीं, कुछ दिन कम पड़ रहे हैं, कुछ महीने कम पड़ रहे हैं, तो उस कमी को माफ किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से। ऐसा रिकॉर्ड नहीं कहता, पीसीडी नहीं कहता, सरकार भी नहीं कहती, लेकिन कोर्ट कहता है। यानी कुछ दिन कुछ महीने को माफ किया जा सकता है और बेनिफिट आपको दिया जा सकता है, जैसे कि यहां पर दिया। फिर क्या लिखा? पेंशन का भुगतान विपक्ष को निर्देश दिया है, यानी सरकार को निर्देश दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निर्देश दिया है कि वह आवेदक को उनके डिस्चार्ज होने की तारीख से लेकर भुगतान के दिन तक के प्रो राटा पेंशन लाभ जारी करे। जी हां दोस्तों, फैसला दे दिया यहां पे कोर्ट ने कि डिस्चार्ज होने की तारीख से लेकर, यानी जब से वो रिटायर हुए हैं, डिस्चार्ज हुए हैं, जब से लेकर भुगतान के दिन तक के प्रो राटा पेंशन लाभ जारी करे। सुप्रीम कोर्ट का हवाला, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम तरमेम सिंह 2008 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पिछले पूरे समय का बकाया नहीं दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, पहले एक फैसला भी आया था 2008 का, उसका भी हवाला दिया है। बकाया की सीमा, पेंशन का बकाया केवल याचिकाकर्ता दायर करने की तारीख से 3 साल पहले तक की अवधि का ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, पूरा एरियर नहीं मिलेगा, यानी 3 साल पहले का एरियर दिया जाएगा। यानी जब से इन्होंने याचिका दायर करी थी तो पीछे 3 साल का उनको एरियर दिया जाएगा। समय सीमा भी इसकी निर्धारित करी है। इस एरियर का भुगतान आज के दिन से 3 महीने के भीतर करना होगा। टाइम दे दिया कितने महीने तक भुगतान हो जाना चाहिए, 3 महीने के तक। देरी पर ब्याज, अगर देरी होती है तो फिर उस पर ब्याज देना होगा। यदि 3 महीने के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो भुगतान की तारीख तक 6% की दर से ब्याज देना होगा। इस मामले में किसी भी पक्ष पर कोई कानूनी खर्च नहीं लगाया गया है। इस मामले से जुड़ी अन्य सभी लंबित अर्जियां अब बंद कर दी गई है। जो पुरानी पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो भी अब समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके का फायदा आप भी ले सकते हैं। अगर आपकी उतनी सर्विस नहीं है पेंशन लेने के लिए तो आपको प्रो राटा पेंशन दी जा सकती है एक सिलेक्टेड फ्रेमवर्क में, क्वालिफाइंग सर्विस में दी जा सकती है। आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। अगस्त की पेंशन क्रेडिट पेंशनर्स को मिल चुकी है, एक छोटी सी अपडेट। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों चाहे वो स्पर्श के कुछ पेंशनर्स हों, चाहे रेलवे के पेंशनर्स हों, उनको अगस्त की पेंशन मिली है। अब दोस्तों इसी पर कुछ पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब यहां पे देखिए, स्पर्श के पेंशनर्स को मिली पेंशन 24 अगस्त को, जो केरल में रहते हैं। जी हां दोस्तों, स्पर्श के कुछ पेंशनर्स को अगस्त की पेंशन मिल चुकी है और वो पेंशन दी गई 24 अगस्त को, जो पेंशनर्स केरल में रहते हैं, जहां पर ओणम का फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ओणम फेस्टिवल के चलते केरल के पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से पेंशन दी गई 24 अगस्त को।
बाकी बचे हुए पेंशनर्स को 31 अगस्त को मिलेगी। जैसा कि आपके पास मैसेज भी आ गया होगा। अगर आप केरल राज्य से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, चाहे आप पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, तो बाकी बचे हुए पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी अगस्त की 31 अगस्त को, 31 को मिलेगी। रेलवे के पेंशनर्स को मिली पेंशन 27 अगस्त को। जी हां दोस्तों, आप जो रेलवे के पेंशनर्स हैं, जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं, उनको भी पेंशन दी गई है और उनकी पेंशन आई थी 27 अगस्त को, उनको मिल चुकी है। 31 अगस्त को भी बैंक और स्पर्श से भुगतान किया जाएगा पेंशन का। जी हां दोस्तों, बाकी जो बच गए हैं पेंशनर्स, चाहे वो बैंक से पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्श से पेंशन ले रहे हो, उनकी पेंशन भी 31 को क्रेडिट करी जाएगी उनके खाते में, जिनको अभी तक नहीं मिली है। स्पर्श के पेंशनर्स को 31 अगस्त को मिल जाएगी। बाकी जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, अगर उनको नहीं मिली तो उनको भी फिर 31 तारीख को दी जाएगी। बाकी जो रेलवे के पेंशनर्स थे, उनको क्रेडिट कर दी गई है, जैसा मैंने बताया 27 अगस्त को। अब पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि हमें स्पर्श की तरफ से अभी तक मैसेज नहीं मिला कि अगस्त की पेंशन 31 अगस्त को आ रही है। काफी पेंशनर्स को मिल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ पेंशनर्स को नहीं मिला। अब पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं कि हम क्या करें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैसेज आपको मिला या ना मिला, पेंशन आपको ठीक टाइम पे मिल जाएगी 31 अगस्त को। मैसेज की टेंशन आपको नहीं ले रही। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8th पे कमीशन का नया लेटर जारी, 24 अगस्त 2026 का। मीटिंग का शेड्यूल जारी। जी हां दोस्तों, इन दिनों कुछ महीनों से वेतन आयोग लगातार मीटिंग कर रहा है, सुझाव लिए जा रहे हैं अलग अलग सिटी में जाके या फिर स्टेट में जाके। अब दोस्तों, इसी पर 8th पे कमीशन के डायरेक्टर हैं आशीष यादव जी, उन्होंने एक लेटर जारी करा है और बताया कि 8th पे कमीशन अब कहां पर आ रहा है। अब दोस्तों, ये लेटर देखिए क्या लिखा है इसमें। 8वां वेतन आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलोर का दौरा करेगा। यानी बेंगलोर में अब 8th पे कमीशन आ रहा है 7 और 8 अक्टूबर 2026 को। केंद्र सरकार के जो भी संगठन, संस्थान, एसोसिएशन या फिर यूनियन आयोग से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, 8th पे कमीशन लगातार काम कर रहा है, लगातार वो मीटिंग कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ, यूनियंस के साथ, संगठनों के साथ, पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ, कर्मचारी संगठनों के साथ। लगातार दोस्तों मीटिंग जारी है, लगातार अक्टूबर तक ये मीटिंग का दौर जारी रहेगा, अक्टूबर महीने तक। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अपॉइंटमेंट के लिए नोटिस में दिए गए ऑनलाइन लिंक पर एनआईसी फॉर्म, इस लिंक पे क्लिक करना होगा, जाकर अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, तब पे कमीशन आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा। आवेदन करने की लास्ट डेट है 18 सितंबर 2026 या फिर उससे पहले। 18 सितंबर 2026 तक या फिर उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक कर लेना है इस लिंक पर जाकर। आवेदन करते समय आपको अपना यूनिक मेमो आईडी डालना होगा, जो मेमोरेंडम ज्ञापन जमा करने के बाद मिला था। सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपने 8 सीपीसी का ज्ञापन जमा किया या नहीं किया। 8 सीपीसी की वेबसाइट पे आप अपॉइंटमेंट तभी बुक कर पाएंगे अगर आपने 8 सीपीसी का मेमोरेंडम जमा किया होगा, ज्ञापन जमा करा होगा और आपको एक मेमो आईडी मिल गई होगी। तो उस मेमो आईडी को लेकर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और अपॉइंटमेंट बुक करना है। मुलाकात की जगह और पूरा शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। कहां पर यह मीटिंग आयोजित होगी? बेंगलोर में। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेल पर प्रोवाइड करी जाएगी, आप पे मेल आ जाएगा, वहां पर पूरा कार्यक्रम लिखा होगा, पूरा वेन्यू लिखा होगा। तो दोस्तों, एक नया लेटर था जो मैंने आपको यहां पे समझाया 8th पे कमीशन का। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं 8th पे कमीशन के साथ। जो भी आपके सुझाव हैं वो सब रख सकेंगे आप 8th पे कमीशन के सामने। डेट आप याद कर लीजिए, ये डेट है 7 और 8 अक्टूबर की, और उससे पहले आपको 18 सितंबर 2026 तक अपॉइंटमेंट बुक करना है इस लिंक पे जाके। ये लेटर आप मेरे से ले सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। आ गया सर्कुलर सोशल मीडिया पर। दोस्तों, एक सर्कुलर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे।
कोमोडोर ए के मेहता का, जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल इंडिया सेंट्रल ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर्स एसोसिएशन के। जी हाँ दोस्तों, एक एसोसिएशन है पेंशनर्स की, उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं ए के मेहता जी, जो कि कमोडोर है। इनके द्वारा एक मैसेज शेयर करा गया है सोशल मीडिया पे। अब लिखा क्या है 8 पे कमीशन के बारे में, इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और दोस्तों, जो ये सर्कुलर है ये संबंधित है 2026 से पहले जो रिटायर हुए हैं पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, उनकी पेंशन को रिवाइज करना 8th सीपीसी में। अब लिखा क्या है इसमें, पेंशन संशोधन से इनकार। 8वें वेतन आयोग के सदस्यों ने 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करने की मांग पर चर्चा करने से मना कर दिया। जी हां दोस्तों, इनका संगठन था जो 8th पे कमीशन के साथ मिला, बातचीत करी 8th पे कमीशन के साथ। अब दोस्तों, जब मीटिंग चल रही थी तो उसमें इस एसोसिएशन ने बात रखी कि 2026 से जो पहले के पेंशनर्स हैं, क्या उनकी पेंशन को रिवाइज करा जाएगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, यहां पर पे कमीशन ने बात नहीं सुनी। पे कमीशन ने कहा कि हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी हम इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर सरकार बात करेगी, ऐसा इन्होंने कहा। फिर क्या लिखा, अधिकारों का उल्लंघन। कर्मचारी संगठनों ने का कहना है कि यह पेंशन भोगियों के संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि पेंशन संशोधन सभी के लिए एक समान होना चाहिए। जी हां दोस्तों, फिर इन संगठन ने कहा कि वेतन आयोग ऐसे कैसे कह सकता है। हमने बात पूछी थी कि 2026 से पहले के जितने पेंशनर्स हैं, क्या उनका पेंशन का संशोधन होगा 8 सीपीसी में। तो डायरेक्ट पे कमीशन ने मना कर दिया कि हम इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते, हम इस पर बातचीत नहीं करेंगे, कोई दूसरा सवाल पूछ लीजिए, और सीधा सरकार पे बात टाल दी। तो दोस्तों, इस जवाब से इस एसोसिएशन को बड़ा धक्का लगा, तो ये एसोसिएशन काफी नाराज हुई, जिसके एवज में इन्होंने ये सर्कुलर जारी करा और ये मांग करी है कि 8 सीपीसी में सभी पेंशनर्स को शामिल करा जाए जो 2026 से पहले रिटायर हुए हैं, जो 31/12/2025 तक पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उन सबकी पेंशन का, फैमिली पेंशन का संशोधन किया जाए, रिवाइज करा जाए। आंदोलन की चेतावनी। और साथ ही साथ इस सर्कुलर में एक और बात लिखी है, और वो लिखी है आंदोलन की। इस फैसले और मार्च 2025 में संसद द्वारा पारित वैलिडेशन क्लॉज के विरोध में संगठनों ने सरकार के खिलाफ अगले चरण के आंदोलन शुरू करने का फैसला दिया है। जी हां दोस्तों, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से या फिर 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए थे, जिसमें पेंशनर्स का जिक्र नहीं है कि पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी भी या नहीं होगी, पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जो वैलिडेशन एक्ट लागू करा गया या फिर जो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस थे, उसके खिलाफ यहां पे आंदोलन की चेतावनी भी दी है इस संगठन ने कि हम आंदोलन करेंगे अगर सरकार सही से जवाब नहीं देती, या फिर पे कमीशन सही से जवाब नहीं देता, या फिर टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज नहीं करता, या फिर जो ये वैलिडेशन रूल है इसको नहीं हटाता, तो सीधा आंदोलन की भी इसमें चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, एक ये सर्कुलर था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है। पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी का हक मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है 31/12/2025 तक जो पेंशनर्स रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन रिवाइज करनी होगी पे कमीशन के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा। पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ना ही पहले ऐसा हुआ है और ना ही अब ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर आप बताइएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। आ गया भारत सरकार का राजपत्र 25 अगस्त 2026 का श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी बोनस की गणना से जुड़ी अधिसूचना कर्मचारियों के संबंध में। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारियों को, मजदूरों को जो बोनस दिया जाता है, तो उसकी कैलकुलेशन से संबंधित ये राजपत्र जारी करा है, और ये जारी हुआ है श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से। अभी का ही दोस्तों ये राजपत्र है 25 अगस्त 2026 का, आप यहां पे देख रहे हैं 25 अगस्त 2026। अब इसमें लिखा क्या है जरा ये समझ लेते हैं।
ये नियम उन सभी कर्मचारियों पे लागू होता है जो बोनस पाने के हकदार हैं, जिनकी मासिक मजदूरी 7,000 से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, जिनकी मासिक मजदूरी, सैलरी आप बोल सकते हैं या फिर मजदूरी बोल सकते हैं, अगर उनकी मासिक मजदूरी, मंथली सैलरी 7,000 से अधिक है, उनके लिए दोस्तों ये गजट नोटिफिकेशन है। ऐसे कर्मचारियों के बोनस का हिसाब लगाने के लिए निम्नलिखित पैमाना तय किया है, यानी किस आधार पे आपको बोनस दिया जाएगा, चाहे आप कर्मचारी हो या फिर आप मजदूर हो। उनके बोनस की गणना वास्तविक सैलरी पर नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो आप टोटल सैलरी पा रहे हैं, चाहे भले वो मिनिमम सैलरी हो, उसके आधार पे आपकी बोनस की गणना नहीं होगी। फिर किस आधार पे होगी? बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी। अब कैलकुलेशन यहां पे समझाइए कि किस आधार पे बोनस तय किया जाएगा। उनकी मासिक मजदूरी या फिर 7,000 प्रति महीने हो, या फिर केंद्र सरकार द्वारा उस क्षेत्र काम के लिए तय की गई न्यूनतम मजदूरी हो। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उस क्षेत्र के हिसाब से जितनी आपको न्यूनतम मजदूरी मिलती है, या फिर मिनिमम आपको 7,000 रुपए मासिक मजदूरी मिलती है, इन दोनों राशियों में से जो भी रकम अधिक होगी उसी को आधार मानकर बोनस की अंतिम गणना की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपकी मिनिमम सैलरी है उसी के आधार पे आपका बोनस तय किया जाएगा। अगर वो 7,000 से कम है या फिर 7,000 है, तो दोनों में से जो भी राशि ज्यादा होगी तो उसी के आधार पे बोनस आपका तय किया जाएगा। फिर क्या लिखा है? लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि क्या है? अधिसूचना के अनुसार, यानी इस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया नियम 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लागू कब से होगा, प्रभावी कब से माना जाएगा? 21 नवंबर 2025। यानी इस तारीख के बाद की अवधि के लिए डे बोनस पर यही गणना नियम लागू होगा। यानी 21 नवंबर 2025 के बाद से जो आपको बोनस दिया जाएगा वो इसी गणना के अनुसार दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। मिनिमम वेजेस से बोनस की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, किस तरीके से मिलेगा बोनस कर्मचारियों को या फिर मजदूरों को, तो उससे संबंधित ये गजट नोटिफिकेशन था, राजपत्र था, जो मैंने आपको समझाया। तो दोस्तों, ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी कोई नई जानकारी आएंगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, और अगर कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो को ये खत्म कर दूं। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।